नमस्कार। आज के इस खास पड़ताल में हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 30 जनवरी 1948। हम सिर्फ उस दुखद पल की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सुरक्षा खामियों, कुछ अनसुलझे रहस्यों और उस पूरे बैकग्राउंड को डिकोड करेंगे जो महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के एजेंडे पर हम शुरुआत करेंगे 30 जनवरी के उस दिन से, फिर बात करेंगे पिछले हमलों और सुरक्षा व्यवस्था की, उसके बाद हत्यारों पर हुए मुकदमे के फैसले, हे राम के रहस्य और बापू के कुछ बेहद दिलचस्प पत्रों पर भी चर्चा करेंगे, और आखिर में इसके राजनीतिक प्रभाव को निष्पक्ष रूप से समझेंगे। पहला हिस्सा है 30 जनवरी 1948 का दिन, नई दिल्ली की वो सर्द शाम जब वक्त जैसे अचानक से थम सा गया था। जरा उस दिन के टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। शाम 4 बजे बापू सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक बहुत ही अहम राजनीतिक मीटिंग में व्यस्त थे। चर्चा इतनी लंबी खींची कि 5:15 बजे उन्हें अचानक याद आया कि प्रार्थना का समय हो चुका है। वो पहले ही लेट हो चुके थे। अपनी पोतियों आभा और मनु के कंधों का सहारा लेकर वो बिरला भवन के मंच की तरफ तेजी से बढ़े, और फिर ठीक 5:20 पर नाथूराम गोडसे उनके सामने आ गया। मनु ने उसे टोकते हुए कहा भी, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो। लेकिन गोडसे ने मनु को किनारे धकेल दिया। और यहीं सबसे खौफनाक पल आता है। गोडसे ने अपने हाथों में छिपाई एक छोटी सी बैरेटा पिस्तौल निकाली। जानते हैं, ये पिस्तौल उसने दिल्ली में ही एक शरणार्थी से खरीदी थी। उसने 78 साल के बापू के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां शरीर के आर पार निकल गईं और एक उनके सीने में ही फंसी रह गई। उसी पल महात्मा गांधी हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, पिछले हमले और सुरक्षा। क्योंकि सच तो ये है कि ये कोई पहला हमला नहीं था। शायद ये बात बहुतों को ना पता हो, लेकिन इस हत्या की साजिश काफी पहले से रची जा रही थी। नाथूराम गोडसे ने मई 1934 और फिर सितंबर 1944 में भी कोशिश की थी, और सबसे बड़ा अलार्म तो सिर्फ 10 दिन पहले बजा था। 20 जनवरी 1948 को मदनलाल पहावा नाम के एक शख्स ने प्रार्थना सभा में ही बापू की तरफ बम फेंका था। बम बिरला हाउस के सामने वाली दीवार पर फटा, दीवार टूट गई, लेकिन किस्मत से बापू उस दिन बाल बाल बच गए। अब सवाल उठता है, इतना गुस्सा क्यों? इस आंकड़े को देखिए, 55 करोड़ रुपए। दरअसल गांधी जी ने दिल्ली में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। उनकी मांगों में सांप्रदायिक हिंसा रोकने के साथ साथ एक और बड़ी मांग थी, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करना। सरकार ने यह बात मान भी ली, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों को लगा कि यह तुष्टीकरण है। इसे लेकर उनमें भारी नाराजगी थी, और 20 जनवरी के उस बम धमाके को सीधे इसी फैसले से जोड़कर देखा गया। इतने खतरे के बावजूद बापू का नजरिया एकदम अलग था। उनका ये कोट देखिए, जो आजादी के बजाय सुरक्षा चाहते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने बाकायदा हेड कांस्टेबल और सादे कपड़ों में पुलिस तैनात कर दी थी। पुलिस डीआईजी ने भी साफ कहा था कि हर आने वाले की तलाशी होनी चाहिए। लेकिन बापू ने इस कड़े पहरे और तलाशी लेने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। चलिए अब इस पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हत्यारों और अदालत के फैसले की। दिल्ली स्टेशन के रिटायरिंग रूम नंबर 6 में ठहरे उन साजिशकर्ताओं का आखिर क्या हुआ? इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के नतीजे काफी दिलचस्प हैं। कुल 8 लोगों पर मुकदमा चला। नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। गोपाल गोडसे, मदनलाल पहावा और विष्णु रामकृष्ण करकरे, इन तीनों को उम्र कैद मिली। वहीं दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन गया था, तो उसे बरी कर दिया गया। शंकर किस्तैया को हाईकोर्ट ने अपील के बाद माफ कर दिया, और विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए अदालत ने उन्हें दोषमुक्त करार दिया। कानूनी फैसलों की बात तो हो गई। अब हमारे अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो इतिहास के पन्नों में आज भी एक बड़ी बहस का विषय है, हे राम का रहस्य। अंतिम पलों को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग दावे मौजूद हैं। एक तरफ नंदलाल मेहता की एफआईआर है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बापू के आखिरी शब्द हे राम थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके निजी सचिव वी कल्याणम का दावा कुछ और ही है। उनका कहना है कि 3 गोलियां लगने के बाद गांधी जी के मुंह से एक भी शब्द निकलने का कोई सवाल ही नहीं था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जांच आयोग ने इस बारे में सबसे करीबी चश्मदीदों से कभी पूछताछ ही नहीं की। आखिरी शब्द जो भी रहे हों, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा आप इस कोट से लगा सकते हैं। मौत से सिर्फ 2 दिन पहले 28 जनवरी को उन्होंने कहा था,
अगर मुझे किसी पागल आदमी की गोली से भी मरना हो तो मुझे मुस्कुराते हुए मरना चाहिए। मेरे दिलो जुबान पर सिर्फ भगवान का ही नाम होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम लोगों को आंसू का एक कतरा भी नहीं बहाना। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें आने वाले खतरे का पूरा एहसास हो चुका था। इस पूरी घटना के बाद कुछ ऐसे सवाल छूट गए जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल, गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत किसी अस्पताल ले जाने के बजाय वापस बिड़ला हाउस के अंदर ही क्यों ले जाया गया? और एक और अजीब ऐतिहासिक फैक्ट ये है कि महात्मा गांधी के एक पारिवारिक मित्र ने उनकी अस्थियों के एक हिस्से को करीब 62 सालों तक एक सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखा, जिन्हें आखिरकार 2010 में जाकर डरबन के समुद्र में प्रवाहित किया गया। चलिए, हत्या की इन भारी भरकम बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब हम बापू के जीवन के एक बहुत ही रोचक और कम सुने गए हिस्से की बात करेंगे, उनके पत्र और दुनिया के महानतम विचारकों के साथ उनका कनेक्शन। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 35,000। जी हां, महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 35,000 पत्र लिखे थे। सोचकर ही हैरानी होती है कि बिना इंटरनेट के उस दौर में भी उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क कितना जबरदस्त था। और इन खतों की सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या थी? वो लोगों को बहुत ही अतरंगी निकनेम्स से बुलाते थे। जैसे सरोजनी नायडू को वो माय डियर पीस मेकर या फिर मजाक में माय डियर फ्लाई लिखते थे। राजकुमारी अमृत कौर बन गई थीं माय डियर रेबल। महान रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय को वो बहुत सम्मान से सर लिखते थे, लेकिन एडोल्फ हिटलर और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों को ही उन्होंने माय डियर फ्रेंड कह के संबोधित किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन तो गांधी जी के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 1931 में आइंस्टीन ने उन्हें लिखा, आपने अपने काम से ये साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों के साथ भी अहिंसा के जरिए जीत हासिल की जा सकती है जो हिंसा के मार्ग को खारिज नहीं करते। बापू ने भी इसका बहुत ही गर्मजोशी से जवाब दिया और अपने आश्रम में उनसे मिलने की इच्छा जताई, लेकिन अफसोस की बात है कि इन दोनों महान हस्तियों की आमने सामने मिलने की वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी और सबसे जटिल पड़ाव पर आ गए हैं, राजनीतिक प्रभाव और विचार। गांधी जी के निधन के बाद राजनीति में कई ऐसे गहरे सवाल उठे जो खुद उनके ही करीबियों ने उठाए थे। एक सवाल जो दशकों तक राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा, क्या पंडित नेहरू और सरदार पटेल भी किसी तरह जिम्मेदार थे? 1984 में एक कविता पब्लिश हुई थी, हत्यारेन राजनीति। इसमें बहुत ही तीखा सवाल उठाया गया था कि क्या बड़े नेताओं के बीच के आपसी मतभेदों ने इस हत्या का रास्ता साफ किया? क्या इन राजनीतिक दूरियों ने ही बापू को उस खतरे के और करीब धकेल दिया था? ये सवाल आज भी बहस का विषय है। इस पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक मतभेद सामने आता है। गांधी जी के बेहद करीबी सहयोगी रहे राम मनोहर लोहिया ने बहुत ही कड़ी आलोचना की थी। उनका मानना था कि बापू ये बात अच्छे से जानते थे कि देश के बंटवारे से लाखों लोग मारे जाएंगे, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार किया। लोहिया ने बहुत ही बेबाकी से कहा था कि देश का विभाजन और गांधी जी की हत्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये साफ दिखाता है कि उस दौर की राजनीति में विचारों का टकराव किस हद तक गहरा था। तो 30 जनवरी 1948 की इस पूरी पड़ताल से हमें आखिर क्या समझ आता है? यही कि ये दिन सिर्फ एक दुखद अंत नहीं था। ये बलिदान, राजनीतिक विभाजन और कई ऐसे ऐतिहासिक मिथकों का एक बेहद जटिल ताना बाना है जिसने आज के आधुनिक भारत को आकार दिया है। जब हम इतिहास के इन कच्चे और रियल फैक्ट्स की परतें खोलते हैं तो ये हमें अतीत के बारे में पहले से कहीं ज्यादा गहरे और मुश्किल सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। क्या हम वाकई उस दौर की पूरी सच्चाई को समझ पाए हैं? सोचने वाली बात है। आज की इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।